और कम्युनिटी के कैरेक्टर में आपने अभी तक डाइवर्सिटी पढ़ लिया, डोमिनेंस पढ़ लिया, स्ट्रेटिफिकेशन फॉरेस्ट और लेक में पढ़ लिया है। पीछे वाले बच्चे ध्यान देंगे इधर। डाइवर्सिटी हो गया, डोमिनेंस हो गया, स्ट्रेटिफिकेशन फॉरेस्ट और लेक में हो गया। लेक का ओशन के साथ कंपैरिजन भी हो गया है। हो गया बेटा। एक और कैरेक्टर जो एक बैच में नहीं हुआ था, फिजियोग्नोमी। फिजियोग्नोमी ये 2 मिनट का पोर्शन है, ध्यान से सुन लेंगे बेटा। हाँ वो नहीं बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। क्या हो गया, आप इधर उधर कैसे चल रहा है मामला? वो बंसल सर को थोड़ा काम था इसलिए वो चक्कर पड़ रहा था, तो क्लास खाली जाए उससे अच्छा तो पढ़ ही लेना अपन। लास्ट क्लास तक बंसल सर पहुंच जाएंगे यहां पर। एसिड सर आज नहीं आ पाएंगे। बस इधर इधर। जब भी आप किसी बायोटिक कम्युनिटी को पहली बार देखते हैं, मेरे शब्द पहुंचने चाहिए बेटा आप लोगों तक। जब भी आप किसी बायोटिक कम्युनिटी को पहली बार देखते हैं, ये अपन क्लास में बैठे हैं बेटा, है ना, ये थोड़ा याद रखो बेटा। क्लास से ये आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं आए हो। तो जब भी किसी बायोटिक कम्युनिटी को पहली बार देखते हैं तो फर्स्ट लुक, फर्स्ट अपीयरेंस, अरे पहले लुक में क्या नोटिस कर लिया, वही उसकी फिजियोग्नोमी है। बाहर से वही दिखता है जिसके नंबर। फिजियोग्नोमी डोमिनेंट स्पीसीज से आती है। फिजियोग्नोमी डोमिनेंट से आती है। ध्यान से सुनो, फिर कहेंगे कि डोमिनेंट और फिजियोग्नोमी में क्या डिफरेंस है, तो आपका सीधा जवाब होगा कि किसी भी बायोटिक कम्युनिटी में क्या है रे, किसी भी बायोटिक कम्युनिटी में जिस स्पीसीज के इंडिविजुअल का नंबर सबसे ज्यादा, वो डोमिनेंट है। अरे डोमिनेंट दिखने में कैसा, वो ही उसकी क्या है, फिजियोग। जैसे आपने एक बायोटिक कम्युनिटी को देखा जहां के इंडिविजुअल कुछ इस तरह की शेप के हमें दिख रहे हैं, इस तरह की शेप के दिख रहे हैं। अरे यहाँ की फिजियोग्नोमी कैसी आ रही है, कौन शेप। और जब कौन शेप फिजियोग्नोमी आएगी तो कौन सा फॉरेस्ट। गजब आंसर मिलना चाहिए मुझे एक एक बच्चे का दूर दूर तक। बेटा यहाँ पर एक जगह आपने देखा कि पत्तियां गिर रही है, पत्तियां गिर रही है और आने वाला कलर रेड ऑरेंज हो रहा है, कौन सा फॉरेस्ट है? टेम्परेट डेसिडुअस। मैंने पहले एग्जाम्पल ट्रॉपिकल का लिखाया था, पर आज रंग बदल गया है बेटा, तो ये टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है। टेम्परेट डेसिडुअस की बात हो रही है, तो यहां पर टेम्परेट डेसी, अगर येलो होता तो ट्रॉपिक। सीधी बात है। हिंदी वाले बच्चे फिजियोग्नोमी को किस नाम से पुकारते हैं? इसका मतलब कि अरे अरे नहीं बेटा, ये अच्छी बात नहीं है। मेरी बात एक सब बच्चे ध्यान से सुन लो। आपकी वजह से पास वाले बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि आप अमीर बाप की औलाद हैं, आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन वो पता नहीं क्या करके यहाँ तक पहुंचा है, उसके पिताजी ने कैसे पैसे जमा करवाए हैं, बेटा उसे पढ़ने दो यार। बेटा नहीं यार, ठीक है हो गई मस्ती, लेकिन अब पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा यार। यहाँ रूपाकृति का मीनिंग रूप प्लस आकृति, मतलब कि उसका कलर और शेप है बेटा। यहाँ पर कलर और शेप की बात हो रही है, कलर और शेप की बात यहाँ पर है। मतलब कि
डोमिनेंट का कलर कैसा, रेड ऑरेंज, मैंने ये एग्जांपल दिया। उसकी शेप कैसी, कौन शेप, इसीलिए मैंने एक एग्जांपल कलर का दिया, एक एग्जांपल शेप का दिया, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि यहाँ फिजियोग्नोमी जो एक्सटर्नल है उसी को कहा जा रहा है। तो यहाँ डेफिनेशन अगर देनी पड़े तो सिंपल कह देना बेटा, एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस या फिर लुकिंग of plant community, of looking of plant community, इसी को आप फिजियोग्नोमी के नाम से पुकारते हैं। एंड इट इज डिटरमाइंड बाय डोमिनेंट प्लांट स्पीसीज, डिटरमाइंड बाय डोमिनेंट प्लांट स्पीसीज। दोनों जगह पर आप बच्चे प्लांट प्लांट देख रहे हैं, यहां भी प्लांट लिखा है, यहां भी बेटा मैंने प्लांट की ही बात की है, क्योंकि किसी भी नॉर्मल इकोसिस्टम में आप जाते हैं तो वहां एनिमल और प्लांट में किसका नंबर ज्यादा, प्लांट का नंबर, प्लांट का नंबर ज्यादा होगा। और जब प्लांट का नंबर ज्यादा है तो बाहर से वही दिखेगा यार। छेप लेंगे बेटा आराम से, आराम को, 1 मिनट, बस 1 मिनट की बर्दाश्त करेंगे आप। मैं मानता हूं कि आपकी बर्दाश्त क्षमता बहुत कम है। अब तक कम्युनिटी के 4 कैरेक्टर हुए हैं, सब बच्चों को अब 4 कैरेक्टर पता लग गए, डाइवर्सिटी, डोमिनेंस, स्ट्रेटिफिकेशन, फिजियोग्नोमी। क्या ये चारों कैरेक्टर अपनी आंखों से दिखते हैं? क्या इन चारों कैरेक्टर को हम फिजिकल व्यू कर सकते हैं? जो आंखों से दिखता है वो स्ट्रक्चरल कैरेक्टर कहलाता है। कौन सा कैरेक्टर? तो थोड़ा सा फ्लैशबैक आएंगे बच्चे, जिन्होंने नहीं लिखा था, जिन्होंने लिख लिया वो कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं लिखा था वो थोड़ा सा फ्लैशबैक, एक दो पत्ते पलटो पीछे, जहां बायोटिक कम्युनिटी की शुरुआत हो रही है ना, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज के बाद, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज के बाद बेटा, अगर घर पे आपने नोटबुक खोली होगी तो पता होगा, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज के बाद वहां देखो ऐसे आपने गोले बनाए हैं, बायोटिक कम्युनिटी के नीचे लिखा है ABC भी है, XYZ भी है, मिला क्या? उसके जस्ट नीचे देखो कैरेक्टर लिखा होगा आपने, और इस कैरेक्टर के आगे ब्रैकेट में क्या लिखोगे? स्ट्रक्चरल। कौन सा कैरेक्टर? और जो बायोटिक कम्युनिटी में हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा वो फंक्शनल है। फोटोसिंथेसिस होता है दिखता, फंक्शन, एनर्जी फ्लो होता है दिखता, मिनरल साइकिल होती है दिखती, ये फंक्शनल कैरेक्टर है बेटा। तो आ जाओ, आज एक काम करते हैं कि मैं कैरेक्टर बोलता हूं और आप स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बोलेंगे। स्पीसीज डाइवर्सिटी, डोमिनेंस, एनर्जी फ्लो, फिजियोग्नोमी, फोटोसिंथेसिस, मिनरल साइकिल, ऑर्गेनिज्म साइज, स्ट्रक्चरल। गच्चा नहीं खाते बेटा, स्ट्रक्चरल, क्योंकि ऑर्गेनिज्म साइज तो दिखती है ना आपको, छोटा है कि बड़ा दिख जाता है बेटा। यहां पर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब, फंक्शनल कैरेक्टर। जिन बच्चों ने नहीं लिखा वो लिखो मोर नोटबुक में, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब, नोट लगा के नीचे लिखो, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब, फंक्शनल कैरेक्टर, फंक्शनल कैरेक्टर ऑफ कम्युनिटी। ठीक, फूड चेन भी फंक्शनल ही है, एनर्जी फ्लो फंक्शनल है तो फूड चेन भी फंक्शनल है, क्योंकि एक बार में 4 ट्रॉफिक लेवल तो नहीं देख पाते। इतना जरूर देख लेते हैं कि रैबिट घास खा रहा है और पीछे से आके लॉयन उसे खा गया। हम ग्रास, रैबिट, वुल्फ, लॉयन ऐसे नहीं देख सकते। प्रेडेशन जरूर हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, लेकिन होने वाली एनर्जी कितनी गई हमें क्या पता। वो कैसे कैरेक्टर है? फंक्शनल। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब कौन सा कैरेक्टर लिखा बेटा? फंक्शन। और नीचे लिखो एक और, स्पीसीज कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चरल कैरेक्टर है।
स्पीसीज कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चरल कैरेक्टर है। ठीक बात। अब इसमें रोज प्रो वाले बच्चों की क्लास लगती है, वो तो देख पाते हैं, आपको कैसे नहीं दिखता यार? तो आप प्रो मैक्स बनो यार बेटा, यार वो प्रो है तो। अच्छा चलो खैर कोई बात नहीं, वो तो कभी कहते नहीं कि हमें नहीं दिख रहा। अच्छा चलो कोई, अच्छा वो जोर से देख लेते हैं। अच्छा अच्छा, आप अभी जोर नहीं लगा पा रहे, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कम थोड़ी हो किसी से बेटा यार। आओ मुन्ना आगे बढ़ते हैं और एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, लेकिन उसे पढ़ते टाइम बहुत शांत वातावरण, जो कहे वो शब्द की रियल इमेज बननी चाहिए। आज हमारी एनसीईआरटी का टॉपिक चालू हो रहा है, पता 250 एनसीईआरटी बुक, 12th एनसीईआरटी बुक बेटा। अभी आपको एनसीईआरटी खोलने की आवश्यकता नहीं है, पहले समझेंगे फिर उसको घर जाके आपको पढ़ना है। 250 बेटा, चिंता मत करो, पत्ते आपके सामने आते रहेंगे, लेकिन जो पत्ता आज कह दिया वो घर पे हो जाना चाहिए। वो फिर आपकी लापरवाही है कि आप ना पढ़े, तो फिर आप खुद जानने पड़ा उसका। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया। नहीं बेटा जरूरी यार, आंखों की चमक ललक देखना, देखो ठीक है बेटा, पढ़ ले बेटा। अच्छा जब भी कोई बायोटिक कम्युनिटी किसी एरिया में पहली बार आती है, टाइम के साथ, एनवायरमेंट में चेंज के साथ उसका स्ट्रक्चर और कंपोजिशन बदलता है। सोचो मैंने क्या कहा, मैं रिपीट करता हूं। जब भी कोई बायोटिक कम्युनिटी किसी एरिया में पहली बार आती है, टाइम के साथ, एनवायरमेंट में चेंज के साथ उसका स्ट्रक्चर और कंपोजिशन बदलता है। अरे बायोटिक कम्युनिटी का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन का बदलना सक्सेशन कहलाता है। पहले ग्रास थी, अब ट्री आ गए, स्ट्रक्चर बदली है। पहले ग्रास की ही स्पीसीज थी, अब ट्री की भी है, कंपोजिशन बदला है। इस तरह से स्ट्रक्चर और कंपोजिशन का बदलना क्या कहलाता है? वैसे तो मैंने समझाया बेटा, लेकिन चलो थोड़ा और सिंपल करते हैं। मान लो एक बैरन एरिया है, बिल्कुल बंजर है, कुछ नहीं है वहां, पहली बार कोई बायोटिक कम्युनिटी वहां आती है। धीरे धीरे टाइम के साथ पहली कम्युनिटी हट रही है, दूसरी आ रही है। धीरे धीरे दूसरी हट रही है, तीसरी आ रही है। सक्सेसिव मैनर में एक के बाद दूसरी कम्युनिटी का आना, स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी की तरफ जाना, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। मैं रिपीट करूं, सक्सेसिव मैनर में एक के बाद दूसरी कम्युनिटी का आना, स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी की तरफ जाना, सक्सेशन कहलाता है। फिर आप कहेंगे कि सर जो पहली कम्युनिटी आई उसे हटना क्यों पड़ा, दूसरी क्यों आ रही है? अरे बेटा याद रखना, आज कान खोल के सुन लेना, जब भी कोई बायोटिक कम्युनिटी किसी एरिया में आती है, वो आकर अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करती है, और उस इंटरेक्शन से उसका एनवायरनमेंट उसके लिए अनफेवरेबल हो जाता है,
और जब उसका एनवायरनमेंट उसके लिए अनफेवरेबल हो जाएगा तो उसे वहां से जाना पड़ेगा। फिर वो आएगा, फिर जिसके लिए एनवायरनमेंट फेवरेबल है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आज हम सब ह्यूमन एक स्टेबल कम्युनिटी की फॉर्म में हमारी अर्थ पे रह रहे हैं। और बेटा आज हम जो भी कर रहे हैं, व्हीकल्स चला रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, ये सब हमारे एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। बताइए इस इंटरेक्शन से क्या हमारा एनवायरनमेंट हमारे लिए फेवरेबल हो रहा है? अरे धीरे धीरे लगातार हमारा एनवायरनमेंट हमारे लिए अनफेवरेबल होता जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा एनवायरनमेंट हमारे लिए कंप्लीट अनफेवरेबल हो जाएगा। उस दिन हमें यहां से कोई बच्चा नहीं पूछेगा कहां मरना पड़ेगा, मर जाएंगे। फिर वो आएगा, फिर जिसके लिए एनवायरनमेंट फेवरेबल है। और बेटा वो आने वाला कैसा होगा आज मैं आपको बता सकता हूं। अरे वो आने वाला गंदा पानी पिएगा, क्योंकि गंदा तो हम करके जाएंगे। वो आने वाला हाई टेम्परेचर पे रहेगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग तो हम करके जाएंगे। समझ जाओ रे बेटा, सक्सेशन एक प्रिडिक्टेबल प्रोसेस है जिसमें नेक्स्ट कम्युनिटी का प्रिडिक्शन पहले से लिया जा सकता है, क्योंकि ये इस बात पे डिपेंड करता है कि बैक कम्युनिटी कैसा एनवायरनमेंट छोड़ के गई है। अरे बैक कम्युनिटी जैसा एनवायरनमेंट छोड़ के जाएगी, नेक्स्ट कम्युनिटी उसी के हिसाब से तो आएगी। क्या सक्सेशन में आने वाले का प्रिडिक्शन पहले किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है कि नेक्स्ट आने वाला कैसा होगा, क्योंकि जैसा एनवायरनमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ही तो आएगा। बेटा जो सबसे लास्ट में आता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा कंप्लीट नहीं। आपके एनसीईआरटी भी लिखती है कि जो सबसे लास्ट में आता है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ नियर इक्विलिब्रियम में है, नियर, कंप्लीट नहीं। क्योंकि बेटा आप जानते हैं कि जिस दिन कंप्लीट इक्विलिब्रियम हो गया उस दिन तो अमर हो जाएगा रे। क्या अमर होना पॉसिबल है? अरे हमारी नेचर का, हमारी प्रकृति का सीधा नियम है, जो आया है उसे एक दिन जाना पड़ेगा। आज हर एक बच्चा ये सुन लेना, बायोटिक कम्युनिटीज आर नेवर स्टेबल, नेवर 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 स्टेबल। बेटा कह दिया बस, तो बातें बहुत हो गई। आप भावुक भी हो रहे हैं कि एक दिन जाना पड़ेगा, लेकिन आओ एक रियल एग्जाम्पल तो देखे रहे यार कि आखिर कोई आता है तो जाता कैसे है, ऐसी क्या गलती करता है कि उसे जाना पड़ता है। आओ बेटा देखते हैं, हो जाए, होके रहेगा। बोर्ड पे देखेंगे आप, मार्कर कहाँ हो तुम? हाँ ये रहे। तो आज आपको समझाने के लिए हम लिथो सेरे का एग्जाम्पल ले रहे हैं। कौन सा सेरे? अरे समझ जाइए, लिथो का मतलब रॉक है। सक्सेशन कहाँ हो रहा है? सेरे क्या है अभी थोड़ी देर बाद आप समझ जाएंगे, लेकिन पहले इतना जान लो कि सक्सेशन रॉक पे चल रहा है। हाँ, ये रही खाली पड़ी हुई चट्टानें, बिल्कुल बैरन रॉक है। इधर बेटा इधर, कोई इवेंट मिस ना हो जाए बेटा, ध्यान दो। बिल्कुल बैरन है, कुछ भी नहीं है इनके ऊपर। अरे सरफेस तो देखो रे इनकी, सूखी पड़ी है, साथ के साथ सॉलिड भी है, रॉक है। मैंने कहा सरफेस ड्राई है, मैंने नहीं कहा कि एरिया ड्राई है। खूब बरसता है पानी, लेकिन रुकता ही नहीं रे यार, बह बह के नीचे आ जाता है और थोड़ी टाइम बाद फिर सूख जाती है। चलो इनके ऊपर तो कुछ भी नहीं है,
लेकिन आसपास की बायोटिक कम्युनिटी में तो कुछ होगा यार। वहां से सीड, वहां से स्पोर उड़ उड़ के आते हैं, इनके ऊपर गिरते हैं, उग ही नहीं पाते। अरे उगे कैसे? ड्राई और एक दिन किस्मत की बात है, कहीं दूर या पास से क्रस्टोज लाइकेन के स्पोर आए। कौन सा लाइकेन? लाइकेन तीन तरह का होता है, क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रूटिकोज। याद है बेटा आपको? झूठ मत बोलो, कोई याद नहीं है, चुपचाप रहो। क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रूटिकोज, अब तो याद है ना? क्रस्टोज लाइकेन के स्पोर उड़ उड़ के आए और यहां गिर गिर के उग उग जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये वाला एनवायरनमेंट फेवरेबल है। पहली बायोटिक कम्युनिटी आ गई। मैंने टर्म कम्युनिटी यूज की है। क्रस्टोज लाइकेन की एक नहीं, एक से ज्यादा स्पीसीज आई है बेटा, और यहां पहली बायोटिक कम्युनिटी ग्रो कर रही है। क्या नाम लिखूं? नाम से समझ जाओ, क्रस्ट, पपड़ी के जैसा, फ्लैट, पपड़ी के जैसा चिपक जाता है, फ्लैट चिपक जाता है। क्रस्टोज लाइकेन रह रहा है, लेकिन रहते रहते गलती कर गया। हो जाती है बेटा। गलती ये हुई कि इसे इनऑर्गेनिक मिनरल की रिक्वायरमेंट बढ़ी, तो इसने सरफेस पर ऑर्गेनिक एसिड सिक्रीट करना शुरू कर दिया। ऑर्गेनिक एसिड के इंपैक्ट से चट्टान टूट रही है। चट्टान के टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए, चट्टान की सरफेस टूट रही है। नहीं बेटा, चट्टान में दरारें नहीं आई है, सरफेस टूट रहा है, दाने बन रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये आप देख सकते हैं, स्मॉल पार्टिकल ऑफ रॉक। ये देखो बेटा, क्रस्टोज मरा है तो यही मरा है। अरे उसका डिकम्पोजिशन हुआ और ह्यूमस बन रहा है। क्या आप जानते हैं कि रॉक पार्टिकल और ह्यूमस मिला के सॉइल कहलाती है? देखो रे मुन्ना, देखो बेटा, कभी खाली चट्टाने पड़ी थी, अब सॉइल बनना शुरू हो रही है। और यहां इनकी सरफेस ड्राई, लेकिन क्या सॉलिड या सॉफ्ट? बेटा, क्या क्रस्टोज लाइकेन ड्राई और सॉफ्ट पे रहने आया था? क्रस्टोज लाइकेन ने अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करके अपना एनवायरनमेंट अपने लिए, अब उसे वहां से फिर वो आएगा, फिर जो ड्राई और सॉफ्ट पे रहता हो। और ड्राई और सॉफ्ट पे रहने वाला तो फोलियोज लाइकेन है ना बेटा? आओ फोलियोज, लीफ लाइक लॉब, राइजोइड्स, फोलियोज लाइकेन दूसरी कम्युनिटी ग्रो कर रही है। दूसरी कम्युनिटी आ चुकी है। क्रस्टोज की गलती समझ में आई आपको? और इसने यहां पर इसको रिप्लेस कर दिया और फोलियोज आके ग्रो कर रहा है। बेटा एक बात बताओ यार, क्या फोलियोज आ गया तो क्रस्टोज सारा मर गया क्या? जहां जहां चट्टान अब भी सॉलिड है, वहां क्रस्टोज लाइकेन अब भी रह रहा है। लेकिन एक बात कंफर्म है, फोलियोज के नंबर ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्रस्टोज के नंबर कम हो रहे हैं। अरे हो सकता है कि क्रस्टोज डिसअपियर भी हो जाए, हो सकता है, हो ही जाएगा, जरूरी है ना बेटा? फोलियोज रहो फोलियोज, हमें क्या दिक्कत, लेकिन रहते रहते ये भी गलती करेगा।
और इसकी गलती ये हुई कि इसने यहां अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एनवायरनमेंट से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। मॉइस्चर बूंदें पानी की नीचे गिर रही है, अब उन्हें रोकने के लिए कोई आ चुका है। कोलोइडल है, हाइड्रोफिलिक है, अरे ये पानी को रिटेन रखता है। बताइए चट्टान की सरफेस अब क्या ड्राई है कि मॉइस्ट? और सॉफ्ट तो थी ही सही, और ज्यादा सॉफ्ट, क्योंकि ह्यूमस तो लगातार बढ़ रहा है। हाँ? बताओ क्या फोलियोज लाइकेन मॉइस्ट और सॉफ्ट पे रहने आया था? फोलियोज लाइकेन ने अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करके अपना एनवायरनमेंट अपने लिए, अब उसे वहां से फिर वो आएगा जो मॉइस्ट और सॉफ्ट पे रहता हो। अब तो इमेज बन रही होगी रे यार, कि कोई आता है तो गलती करके कैसे जाता है, बात समझ में आ रही है बेटा। मॉइस्चर में रहने वाला, ये तो ब्रायोफाइटा है यार, मॉइस्ट कंडीशन में रहने वाला। मॉस ग्रो कर रही है, ब्रायोफाइटा की मॉस, छोटी छोटी पत्तियां, राइजोइड फुटसीटा कैप्सूल। फ्यूनेरिया का डायग्राम याद है क्या आपको? छोटी छोटी फुटसीटा आ गई ना बेटा, छोटी छोटी पत्तियां, ये देखो आप, मॉस ग्रो कर रही है। आ जाओ मॉस। क्या बच्चे आप जानते हैं कि मॉस ग्रीगेरियस नेचर की है? कौन सा नेचर? किसे कहते हैं ग्रीगेरियस? हाँ, झुंड में, ग्रुप में, समूह में रहने वाली होती है। और जब छोटी छोटी पत्तियां ग्रुप में आती है तो ऐसे बिछ जाती है जैसे किसी ने ग्रीन कारपेट बिछाया हो। जब कारपेट के जैसी बिछ जाएंगी, डेंस मैट बनाएगी, तो क्या इंपैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन कम हो जाएगा? बरसात कम नहीं होती, बरसात का सॉइल पे असर कम हो जाता है। अब सॉइल बहती नहीं है, सॉइल का बहना सॉइल एरोजन कहलाता है। अब सॉइल एरोजन नहीं होता बेटा। तो अब बताइए, जब यहां से सॉइल नहीं बहेगी, अब यहां पर सॉइल एरोजन नहीं होगा, तो सॉइल का अमाउंट कम होगा कि ज्यादा? मॉइस्चर का अमाउंट कम होगा कि ज्यादा? क्या नई नई कम्युनिटीज के लिए एनवायरनमेंट प्रमोट हो रहा है? ओ हो। ब्रायोफाइटा ने आकर तो गजब का रोल प्ले किया है। डेंस मैट बनाया, सॉइल को बहने से बचाया, सॉइल का अमाउंट बढ़ाया, मॉइस्चर का अमाउंट बढ़ाया, नई नई कम्युनिटीज के लिए एनवायरनमेंट प्रमोट किया। तभी तो 11th एनसीईआरटी में ही एनसीईआरटी ने लिख दिया ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइट्स लिटिल इकोनॉमिक बट ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अरे लिटिल इकोनॉमिक, अरे स्फैग्नम एक ही एग्जाम्पल है जिसका इकोनॉमिक वैल्यू है, याद है क्या आपको? पीट मॉस एक ही है जिसका वैल्यू है इकोनॉमिक, बाकी सब इकोलॉजिकल। और इकोलॉजी में क्या कर रहा है आज, कुछ क्लियर हो रहा है क्या? नई नई कम्युनिटी के लिए एनवायरनमेंट बन रहा है, और अब धीरे धीरे यहां हर्ब आ रही है, धीरे धीरे यहां, और फाइनली बेटा, क्या ट्री आ गए तो यहां सूखा पड़ गया? अरे क्या यहां पानी पानी हो गया? ना सूखा ना पानी, क्या ये मीडियम वाटर कंडीशन है? और मीडियम वाटर कंडीशन में उगने, इस कंडीशन को मीजिक कहा। कौन सी कंडीशन कहा? और मीजिक में उगने वाला क्या मीजोफाइट है? दूर दूर तक के बच्चे कान खोल के सुनो बेटा, खोल रखे हैं। सूखे में उगने वाला जीरोफाइट, पानी में उगने वाला, मैजिक में उगने वाला। हमारी अर्थ की सबसे स्टेबल कंडीशन है मेजोफाइट। सक्सेशन चाहे सूखे से चले चाहे पानी से चले, जाना कहां चाहता है? क्या हर कोई वहां पहुंच जाता है? वहां वही जाता है जिसे एनवायरनमेंट बुलाता है।
मतलब सपोर्ट करता है। बेटा जाना सब चाहते हैं, अरे स्टेबल तो सबको होना है यार, जाना सबको वही है, लेकिन हर किसी को एनवायरनमेंट ये मौका नहीं देता। जाता वही है जिसे एनवायरनमेंट बुलाता है। जाना सबको है, हर कोई नहीं पहुंचता। देखो ना आज अपनी अर्थ पे बड़े बड़े ग्रासलैंड देखो, न इतनी ज्यादा बरसात होती कि फॉरेस्ट बन जाए, न इतनी कम होती कि डेजर्ट बन जाए, अटक गए ना घास पे। मौका मिले तो वो भी जाना यही चाहते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट उनको मौका ही नहीं दे रहा। तो बेटा जाना सबको यही है, लेकिन हर कोई यहां पहुंचे जरूरी। एक बात ऑब्जर्व करो रे बेटा, crustose, lichen, folios, lichen, moss, herb, shrub, tree, सिर्फ प्लांट का चेंज। गजब, मैं समझ गया। सक्सेशन प्लांट के चेंज को फोकस करता है, लेकिन साथ के साथ एनिमल और माइक्रोब भी बदलेगा, अंडरस्टूड है? क्योंकि जैसा प्लांट वैसा माइक्रोब अपने आप आता है। बेटा जब चट्टानें खाली पड़ी थी तो उस पर बैक्टीरिया रह रहा होगा। हाँ, लेकिन मैंने शुरुआत बैक्टीरिया से नहीं की, क्योंकि सक्सेशन फोकस ही प्लांट को करता है। सक्सेशन में प्लांट का चेंज फोकस होता है, साथ के साथ एनिमल और माइक्रोब भी बदलेगा, अंडरस्टूड है? ये याद रखेंगे आप यहाँ। तो फिर बता दो मुझे, जब क्रस्टोज लाइकेन से लेकर ट्री पे पहुंचे तो यहाँ की डाइवर्सिटी कम या ज्यादा? जब यहां से वहां पहुंचे तो बायोमास कम या ज्यादा? जब यहां से वहां पहुंचे तो ह्यूमस कम या ज्यादा? क्या शॉर्ट लिव से लॉन्ग लिव हुआ है? लेस स्टेबल से मोर स्टेबल हुआ है? क्या स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म से लार्ज साइज हुआ है? होने को और भी बहुत कुछ हो रहा है, देखते हैं अभी। पहले रफ्तार घातक होनी चाहिए बेटा। सुर्रा जाएंगे इसमें, बहुत ठंडक हो रही है यार। नहीं हो रही बेटा? अच्छा, गर्मी हो रही पीछे? अच्छा, स्वेटर नहीं मिला के भी आपको? ऐसे कैसे, आज ही पता करता हूं कि ट्रक कहां तक पहुंचा। यार टी शर्ट का ट्रक तो पहले निकल गया था यार। अभी मेरी दिन में बात हुई थी तो ट्रक ड्राइवर ढाबे पे खाना खा रहा था। तो दोबारा दोबारा बात करता हूं मैं, दोबारा। तो अब जो मैंने आपसे पहली बार कहा था सक्सेशन में, वो लाइन रिपीट करता हूं मैं, ताकि अगर वो लाइन पहुंचे इनसे तो आपको फिर वो मुझे बताना बेटा। जब भी कोई बायोटिक कम्युनिटी किसी एरिया में पहली बार आती है तो टाइम के साथ, एनवायरनमेंट में चेंज के साथ उसका स्ट्रक्चर और कंपोजिशन बदलता है। अब तो क्लियर हो रहा है बेटा? और इस तरह से बायोटिक कम्युनिटी का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन का बदलना सक्सेशन कहलाता है। तो अभी अभी आपने लिथोसेरे पढ़ा है, लिथोसेरे में जल्दी से बताओ फर्स्ट कम्युनिटी का नाम क्या था? फिर उसके बाद फिर और फाइनली ये पीछे साउंड देना जरूरी था, ट्री। यही था इधर।
सक्सेशन के टाइम पर जो फर्स्ट कम्युनिटी आती है उसे पायोनियर कम्युनिटी कहा जाता है। कौन सी कम्युनिटी? जो लास्ट कम्युनिटी आती है उसे क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। कौन सी कम्युनिटी? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। बेटा, हर जगह का क्लाइमैक्स ट्री ही हो जरूरी? जो बड़े बड़े ग्रास लैंड है उनका सक्सेशन ग्रास पे ही अटक गया। अरे वहां का क्लाइमैक्स ग्रास है। अरे आज तो मैं ये भी कहूंगा बेटा आपसे कि क्रस्टोज लाइकेन के बाद फोलियोज आया, आगे कोई नहीं था। क्रस्टोज के बाद फोलियोज आया, आगे कोई नहीं है। फोलियोज क्लाइमैक्स था। फोलियोज के बाद मॉस आ गई, मॉस क्लाइमैक्स हो गई। अरे जिस एरिया में सक्सेशन चल रहा है उस एरिया में अब तक का सबसे स्टेबल कौन? वो क्लाइमैक्स है। बात समझ रहे हैं आप बेटा? लेकिन आपके लिए क्लाइमैक्स ट्री है। आपके लिए क्लाइमैक्स ट्री है क्योंकि आप अच्छा सोचते हैं। अच्छा, पहले आप अच्छा सोचते हैं। अरे आपने तो एक्सट्रीम सोचा है कि जा कहां तक जाता है, मैक्सिमम तो ट्री तक ही जाएगा। है बेटा? यहां बीच में जो भी आए, रुके या चले गए, उन्हें आप सैरल कम्युनिटी के नाम से पुकारते हैं। बेटा बेटा बेटा, इधर इधर इधर। फर्स्ट कम्युनिटी ड्यूरिंग सक्सेशन, ट्रांजिशनल कम्युनिटी, लास्ट कम्युनिटी, एंटायर सीक्वेंस। चट्टान पर पहले से आखिर तक जो कुछ भी हुआ सबको मिलाकर सैरे कहते हैं। तभी तो रॉक सक्सेशन लिथोसेरे कहते हैं। अब तो लिथोसेरे का मतलब क्लियर है? पहले से आखिर तक जो कुछ भी हुआ सबको मिलाकर सेरे, तभी तो रॉक सक्सेशन लिथोसेरे कहलाता है बेटा, लिथोसेरे। लेकिन अब एक अच्छा दिमाग चाहिए यहां पर। अगर जोड़ लगाना पड़े तो लगा लेना बेटा, वैसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चिंता मत करो आप। पायोनियर और क्लाइमैक्स में बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? पायोनियर की स्टेबिलिटी कम, क्लाइमैक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा। वैसे यार ये स्टेबिलिटी देखते कैसे हैं? अपनी अपनी फेवरेबल कंडीशन में तो हर कोई स्टेबल है। बहुत बढ़िया, मैं समझ गया बेटा। एक दिन की बात है, हमने क्रस्टोज लाइकेन और ट्री दोनों को दोनों की फेवरेबल कंडीशन दे दी। मस्त रहो। अब दोनों के एनवायरनमेंट में चेंज कर रहे हैं। अरे एनवायरनमेंट के चेंज से जो जल्दी इफेक्टेड है वो कम स्टेबल है। एनवायरनमेंट के चेंज का फर्क जिस पे जल्दी पड़ता है उसकी स्टेबिलिटी कम। इसका मतलब क्रस्टोज लाइकेन और ट्री में एनवायरनमेंट के चेंज होने पर जल्दी इफेक्ट किसको होता है? जिसकी स्टेबिलिटी कम, जिसकी सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी कम, उसका रिप्रोडक्टिव रेट, ओहो, ग्रोथ रेट ज्यादा है। मतलब कि रिप्रोडक्टिव रेट ज्यादा है बेटा। और जिनका रिप्रोडक्शन ज्यादा है उनका आर ज्यादा है। आर, वैसे तो आर का सीधा मतलब रिप्रोडक्शन से है। आर बोले तो रिप्रोडक्शन, लेकिन इस आर को आपने एवोल्यूशन में भी पढ़ा होगा। आर का मतलब इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज।
इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इसको डार्विन कहते थे। क्या मतलब है, आओ समझो बेटा। इसी आर को मैं यहां इकोलॉजी में बायोटिक पोटेंशियल के नाम से पुकारूंगा। कौन सा पोटेंशियल? क्या होता है बायोटिक पोटेंशियल? एक बार में पहुंचना चाहिए, दिमाग लगा लेना इधर। मोस्ट फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, मोस्ट फेवरेबल यूनिट टाइम। अरे कोई स्पीसीज कितना 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 मैक्सिमम इंडिविजुअल बना सकती है, वही पोटेंशियल उसका क्या कहलाता है? मैं रिपीट करूंगा, दोबारा सुनो। कोई भी स्पीसीज मोस्ट फेवरेबल कंडीशन में खाना चाहिए, खूब मिलेगा, स्पेस चाहिए, खूब मिलेगा, लेकिन इंडिविजुअल भी हेल्दी होने चाहिए, क्योंकि फेवरेबल है तो हर तरफ से फेवरेबल चाहिए। समझ रहे हैं आप? मोस्ट फेवरेबल। अब देखो ये यूनिट टाइम में कितने नए इंडिविजुअल आते हैं, वही पोटेंशियल क्या कहलाता है? कुछ कुछ पहुंच रहा है क्या? जैसे, लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, मैक्सिमम भी सबकी एक लिमिट ही होती है। मैक्सिमम कह दिया इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी। जैसे बायोलॉजी स्टूडेंट की तरह सोचना, ह्यूमन का एक कपल है, मैंने उसे 1 साल का टाइम दिया, मैक्सिमम एक ही नया बनाएगा। ट्विंस थ्राइंस जो भी है वो बात की बातें हैं, वो जनरल केस नहीं है, वो नॉर्मल केस नहीं है। नॉर्मली जनरली मैक्सिमम एक ही नया आएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो मैक्सिमम की भी एक लिमिट ही होती है। सब कुछ अच्छा मिल रहा है और मैक्सिमम कुछ भी, ऐसे थोड़ी होता है यार, उसकी भी एक लिमिट ही तो है। तो वो मैक्सिमम कितना है, वो हर स्पीसीज की एक लिमिट है, और वही पोटेंशियल उसका क्या है? अब तो पहुंचा होगा रे बेटा। पहुंच रहा है? किसको नहीं आया भाई? पहुंच गया बेटा? तो जिसका बायोटिक पोटेंशियल ज्यादा, उसका आर, उसे आर सेलेक्टेड कहते हैं। किस नाम से पुकारते हैं? आर सेलेक्टेड। सिंपल बात है, इधर देखो, आपको अब क्या कहना है कि जिसकी स्टेबिलिटी कम उसकी ग्रोथ रेट, रिप्रोडक्टिव रेट आर, वो आर सेलेक्टेड। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उसकी ग्रोथ रेट कम, उसे के सेलेक्टेड के नाम से पुकारते हैं। ये के क्या है आज मैं आपको नहीं समझाऊंगा, ये पॉपुलेशन में आ जाएगा। जिन बच्चों को याद है वो सुन ले, कैरिंग कैपेसिटी। जिन्हें याद नहीं वो चिंता मत करो, दोबारा वहां समझाऊंगा मैं। तो आपको तो बस इतना कहना है कि स्टेबिलिटी ज्यादा ग्रोथ रेट कम, वो क्या कहलाते? जिनकी स्टेबिलिटी कम ग्रोथ रेट ज्यादा, वो क्या है? क्या मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था, लास्ट लेक्चर या उससे पहले वाले में आपसे कहा है कि हर एक स्पीसीज ने एवोल्यूशनरी सीक्वेंस में अपने अपने हिसाब से पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी को डेवलप किया है। कुछ ऐसे हैं जो जिंदगी में एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं, बैम्बू। कुछ ऐसे हैं जो एक से ज्यादा बार रिप्रोड्यूस करते हैं, छोटी साइज के बहुत सारे इंडिविजुअल बनाते हैं। छोटी साइज के ज्यादा बनाने वाले आर हैं कि के? गजब। जो बड़ी साइज के कम बनाते हैं वो के। यही चाहिए बेटा। लॉयन और इंसेक्ट की स्पीसीज को मैंने ले लिया, 1 साल का टाइम दोनों को दे दिया। बताओ रे, 1 साल के बाद कौन ज्यादा इंडिविजुअल बनाएगा? तो कौन है के? लॉयन। कौन है आर? अब तो पहुंच रहा है बेटा। तो आज के बाद कोई आपसे कहे कि आर सेलेक्टेड किसे कहते हैं, तो आंसर बताओ। पूरी बात बोलना बेटा, आधी अधूरी नहीं चलेगी। जिनकी स्टेबिलिटी कम ग्रोथ रेट ज्यादा, वो है आर सेलेक्टेड। कौन है रे के? ये बिल्कुल यही आंसर आना चाहिए बेटा।
एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, कुछ भी हो जाए बेटा, ये याद रख लो आप। आगे चलते हैं। जैसे जैसे इकोलॉजिकल सक्सेशन आगे बढ़ रहा है, आर और के तो सबको क्लियर है ना? जब, हाँ बेटा पूछो। हमने दोनों को मोस्ट फेवरेबल में ही देखा है। मोस्ट फेवरेबल में इसने कितने नए इंडिविजुअल बनाए, देखो इधर। मोस्ट फेवरेबल में इसने कितने बनाए? मोस्ट फेवरेबल कंडीशन में ये ज्यादा इंडिविजुअल बनाता है और ये कम बनाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एनवायरनमेंट के चेंज का फर्क इस पे जल्दी पड़ता है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी, ऐसा कहना चाह रहे हैं बेटा। सोचने का तरीका समझ में आ रहा है आपको? हमने आपको ऐसे पढ़ाया है, लेकिन आप चाहो तो ऐसे भी सोच सकते हो। ऐसे सोचो कि ये ज्यादा इंडिविजुअल क्यों बनाता है? क्योंकि अगर कम बनाता तो अब तक तो खत्म ही हो जाता, क्योंकि एनवायरनमेंट के स्ट्रेस को झेल ही नहीं पाता, अब तक तो मर ही जाता। अरे कुछ अगर 1000 बनाए उसमें से 100 तो बचे ही होंगे। इस हिसाब से चल रहे हैं बेटा। हाँ सही है। जब सक्सेशन आगे की तरफ चलता है तो क्या लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाते हैं? शॉर्ट लीव से लॉन्ग लीव हो जाते हैं। लेस स्टेबल से, अरे वो तो लिख दिया यार, बार बार क्यों लिख रहे हो भाई? स्मॉल साइज से क्या डाइवर्सिटी बढ़ती है? बायोमास बढ़ता है, ह्यूमस बढ़ता है। एक और चीज देखने को मिल रही है, निश या निके, स्पेशलाइजेशन बढ़ता है बेटा। इसको निश भी कहते हैं और निके, हम निके कहेंगे यहां। स्पेशलाइजेशन क्या है ये तो हम समझ लेंगे बेटा, पहले ये तो समझे रहे। इतना बड़ा हो गया अभी पता नहीं लग पाया इसे। समझे बेटा? उधर नोट कर लो, पहले जगह बनाओ बेटा, जगह बनाओ पहले। तो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल, शॉर्ट लीव से लॉन्ग लीव, स्मॉल साइज से लार्ज साइज, डाइवर्सिटी बढ़ रही है, बायोमास बढ़, ह्यूमस बढ़, और निके स्पेशलाइजेशन भी बढ़ रहा है। तो निश या निके को हम पहले समझते हैं। ये इधर इधर का हटा दूं क्या ये? चलिए तुरंत बेटा तुरंत, टाइम कम है। निश या निके, समझ ले। कोई भी स्पीसीज जहां कहीं भी रहती है वो उसका हैबिटेट है। शब्दों की इमेज बनाइएगा। कोई भी स्पीसीज जहां कहीं भी रहती है वो उसका
वहां रहकर वो दूसरे बायोटिक और एबायोटिक से क्या क्या इंटरैक्ट करती है, वो उसका फंक्शनल रोल है। वहां रहकर वो दूसरे बायोटिक और एबायोटिक के साथ क्या क्या इंटरैक्ट करती है, वो उसका, अरे वो क्या खाती है वो भी उसका निके है। क्या खाती है मतलब बायोटिक से इंटरेक्शन। वो किस तरह के टेम्परेचर को टॉलरेट करती है वो भी उसका निके है, एबायोटिक से इंटरेक्शन। कहां रहती है वो भी उसका निके है। हैबिटेट और फंक्शनल रोल को मिला दें तो भी निके है। फिर आप कहेंगे कि सर हैबिटेट आ गया, बायोटिक से इंटरेक्शन आ गया, एबायोटिक से इंटरेक्शन आ गया, तो फिर बचा क्या। बात सही है बेटा आपकी, निके बहुत ब्रॉड टर्म है। ये स्पीसीज से रिलेटेड हर बात की जानकारी देता है। एक दिन की बात है, एक फॉरेस्ट से हमें सूचना मिलती है कि एक स्पीसीज वहां खतरे के निशान पे आ चुकी है, ज्यादा टाइम तक रही तो मर जाएगी। वहां के लोगों ने हमसे कहा कि इसे यहां से हटा लो। हमने कहा कि हटा तो लें, लेकिन लेके कहां जाए। जल्दी एक काम करो, उसका नीके स्टडी करो। कुछ कुछ आ रहा है क्या? अरे नीके स्टडी करेंगे तो क्या उसके हैबिटेट की जानकारी मिलेगी, वो क्या खाती है इसकी जानकारी मिलेगी, किस तरह के टेम्परेचर को टॉलरेट करती है इसकी जानकारी मिलेगी। क्या उसे सुरक्षित जगह सेफ साइट पे ले जाना आसान होगा? रैबिट ग्रासलैंड में रहता है, ग्रासलैंड उसका हैबिटेट है, ग्रास खाता है, उसका फंक्शनल रोल है। दोनों को मिला दूं तो उसका, डियर ग्रासलैंड में रहता है, ग्रासलैंड ग्रास खाता है, दोनों को मिला दूं तो। अब आराम से सुनते चलना। मेरे इन दोनों एग्जाम्पल से आप बच्चों को ऐसा लग रहा है कि रैबिट और डियर दोनों का निके एग्जैक्ट सेम। ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किन्हीं दो स्पीसीज का निके एक इकोसिस्टम में एग्जैक्ट सेम हो जाए। फिर आप कहेंगे कि सर हमको तो लग रहा है, कहां अलग है आप बता दो। आओ देखते हैं। आज हम रैबिट के निके को लेकर एक ग्राफ बनाते हैं। इस ग्राफ में मैंने कुछ पैरामीटर्स जैसे टेम्परेचर, फूड और वाटर को इन्वॉल्व किया है। पैरामीटर तो और भी हो सकते हैं, कोई 3 लिए हैं। मैंने कहा कि रैबिट मैक्सिमम 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 इतना ही टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा कर दिया तो रैबिट वो यूनिट टाइम में मैक्सिमम इतना फूड खा सकता है, इतना वाटर होल्ड कर सकता है। क्या तीनों पैरामीटर आ गए? इन तीनों पैरामीटर को लेकर मैंने यहां पर एक इस तरह से बॉक्स बना दिया रे बेटा, ऐसा एक बॉक्स बना दिया। ये देखें आप, ये देखें आप, क्या इस बॉक्स के अंदर उसके तीनों पैरामीटर हैं? अब हम चाहते हैं कि इसी ग्राफ में डियर का ग्राफ भी प्लॉट करें। बताओ, जल्दी बताओ, वो इतना ही टेम्परेचर टॉलरेट करेगा कि ज्यादा? इतना ही फूड खाएगा कि ज्यादा? इतना ही वाटर होल्ड करेगा कि ज्यादा? ये डिब्बा, ये बॉक्स रैबिट का अपने इकोसिस्टम में यूनिक है। एग्जैक्ट सेम शेप साइज का बॉक्स किसी और का नहीं हो सकता। यही उसका निके है बेटा। फिर आप कहेंगे कि सर दोनों ग्रासलैंड में तो रहते ही हैं, दोनों ग्रास तो खाते ही हैं। बात सच है आपकी, किन्हीं किन्हीं जगह पर दोनों ने कॉमन शेयरिंग की है।
और जहां जहां दोनों ने कॉमन शेयरिंग की है वहां वहां दोनों का नीके ओवरलैप्ड है। तो मुझे एक बार में सही आंसर मिलना चाहिए, दोनों का नीके एग्जैक्ट सेम या ओवरलैप्ड। अगर दोनों का नीके एग्जैक्ट सेम हो जाता तो दोनों की हर बात की जरूरत एक हो जाती। पता लगे कि डियर रैबिट से कह रहा है कि बरों से बाहर निकल, मैं भी छुपूंगा, क्योंकि दोनों की रहने की जगह एक हो जाती बेटा। और जब हर बात की जरूरत एक हो जाएगी तो हर बात में झगड़ा होगा, कंपटीशन। और हर बात में जब झगड़ा होने लग जाता है तो बर्दाश्त नहीं होता यार। यार हर बात में ही झगड़ा नहीं सहा जाता यार, नहीं टॉलरेट होता बेटा। और जब हर बात में ही झगड़ा होने लग जाए तो फिर दो ही रास्ते बचते हैं। आप चुप रहेंगे, मैं बोलूंगा बेटा। जब हर बात में ही झगड़ा होता है तो दो ही रास्ते हैं। पहला, या तो छोड़ दो नहीं तो बदल लो। रास्ते पसंद आ रहे हैं आपको? पहला रास्ता क्या था? एरिया। क्या छोड़ दो बेटा? जिन्हें छोड़ना नहीं आता, जो छोड़ नहीं पाते, उन्हें अपने नीके में चेंज करना पड़ेगा। और अपने नीके में चेंज कर लेना, दूसरों से अलग कर लेना स्पेशलाइजेशन कहलाता है। क्या स्पेशलाइजेशन से झगड़े में कमी आती है? क्या स्पेशलाइजेशन से साथ रहना आसान होता है? अगर नीके जनरलाइज है इसका मतलब समझ रहे हैं कि हर बात की जरूरत एक है। स्पेशलाइज होना मतलब कि अपने नीके को अलग कर लेना, और नीके अलग कर लेने से कंपटीशन, साथ रहना आसान। अरे अरे, क्या क्लाइमैक्स कम्युनिटी पे पहुंच रहे हैं तो डाइवर्सिटी बढ़ रही है? फिर भी रह पा रहे हैं क्योंकि उनका नीके स्पेशलाइज हो चुका है। आओ एक ही इकोसिस्टम में चलते हैं। अरे यार देखे तो सही बेटा कि नीके स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है। आओ समझते हैं, आ जाओ। ये बच्चे मैच देख रहे हैं, क्या हो रहा है यार? ये मुझे ऐसा लग रहा है। अब बेटा आपको ये चीजें बस कभी कभार अच्छी लगती, इनको लत मत बनाओ बेटा। कोई बात नहीं, चलता रहता। इधर आ जाओ, यहां, इधर 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 बेटा, बेटा इधर। सक्सेशन की शुरुआत हुई, ग्रास उग गई। ग्रास, ग्रास ने अपनी क्षमता, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अपनी रूट को पेनिट्रेट कर दिया और वहां से मिनरल वाटर एब्जॉर्ब कर रही है। करो, क्या दिक्कत है हमें। लेकिन सक्सेशन आगे बढ़ता है तो श्रब आ जाती है। क्या श्रब अपनी रूट को इसके बराबर ही ले जाएगी कि डीप? बहुत अच्छा किया श्रब तुमने। ऐसा करके तो मिनरल वाटर एब्जॉर्ब करने की लेयर अलग कर ली। कहने को तो दोनों ही मिनरल वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन क्या दोनों का नीके एग्जैक्ट सेम? लेयर अलग अलग है। और लेयर अलग अलग है तो नीके अलग अलग है बेटा। अगर दोनों एक ही लेयर से मिनरल एब्जॉर्ब करते, वही रहता जिसमें ताकत ज्यादा है। बात समझ रहे हैं आप? आगे की तरफ ट्री आ रहा है और ट्री ने अपनी रूट को इसके बराबर ही पेनिट्रेट किया कि और डीप, और डीप। बहुत अच्छा किया ट्री तुमने। ऐसा करके तो यहां तीनों ने अपने मिनरल वाटर एब्जॉर्ब करने की लेयर अलग अलग कर ली। बताइए तीनों का नीके जनरलाइज या स्पेशलाइज? अच्छा, मैं नीके जनरलाइज कब कहता? जब तीनों एक ही लेयर से एब्जॉर्ब करते। अरे पहुंचा कि नहीं पहुंचा बेटा? आगे की तरफ ABC नाम का एनिमल आ रहा है।
बेटा आप आज पानी ज्यादा पी रहे हो, पहले भी गए थे आप शायद। हाँ, ठंडी हो रही है। अच्छा अच्छा। बच्चे कह रहे हैं कि बार बार फोन आ जाता है इसका। पढ़ ले, पढ़े यार। ए बी सी नाम के एनिमल आ गए। ए कहता है कि मैं ट्री खाऊंगा, खाओ। बी कहता है कि श्रब, और सी कहता है कि ग्रास। देखते हैं कितने बच्चे नेक्स्ट स्टेटमेंट समझते हैं। ए बी सी तीनों हर्बीओर हैं, लेकिन तीनों का नीचे एग्जैक्ट सेम नहीं है। ए ट्री को लेकर, बी श्रब को लेकर, सी ग्रास को लेकर स्पेशलाइज है। तीनों को हर्बीओर कह देने से क्या नीचे एक हो गया? आगे की तरफ एक्स और वाई नाम के एनिमल आते हैं। एक्स और वाई कहते हैं कि एबीसी तुम प्लांट खाओ, हम तुम्हें खाएंगे। कार्निवोर होना भी तो एक काम है रे बेटा। बेटा इधर बोर्ड इधर है, यहां इधर आगे की तरफ वन नाम का एक एनिमल आ जाता है, और ये एबीसी से कहता है कि तुम प्लांट खाओ। एक्स वाई तुम एबीसी को खाओ, मैं तुम सबको देख लूंगा। यार टॉप कार्निवोर भी होना तो एक काम है रे बेटा यार। क्या जैसे जैसे नीचे स्पेशलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, डाइवर्सिटी बढ़ती जा रही है, क्या साथ रहना आसान हो रहा है? क्या स्पेशलाइजेशन डाइवर्सिटी बढ़ाता है? तो आज की तारीख में हमारी अर्थ पे कहां का नीचे सबसे ज्यादा स्पेशलाइज है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। याद रहेगा ये, सबसे ज्यादा नीचे स्पेशलाइज वहीं पर है बेटा, तभी तो डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है। अगर आज नीचे स्पेशलाइजेशन का मतलब आपको मैं बोलचाल के शब्दों में बताऊं, काम का बंटवारा। काम का बंटवारा प्रॉपर हो जाना स्पेशलाइजेशन है। ग्रास तुम एक काम करो, ऊपर वाली लेयर से मिनरल एब्जॉर्ब करो। श्रब तुम थोड़ा नीचे, हाँ हाँ बस। ट्री तुम थोड़ा और, बस। समझ पा रहे हैं आप? कोई बच्चा नहीं कहेगा कि सर इनसे ये कहने कौन जाता है। यही तो नेचुरल सिलेक्शन है बेटा, तभी तो साथ रह पा रहे हैं। यही नेचुरल सिलेक्शन का पार्ट है। मान लो रे बेटा, जैसे आपके घर में 5 नौकर काम करते हैं। अरे सुन के तो अच्छा लग रहा है ना। और पांचों कह दे कि झाड़ू ही लगाएंगे, भारी पड़ जाएगा। घर में झाड़ू एक है, सब खींच खींच के भाग रहे हैं, झाड़ू टूट जाएगी। आपने कहा कि नहीं, हाँ तो एक काम कर, झाड़ू लगा, तू पोछा लगा, तू रोटी बेल, तू सब्जी बना, एक बच गया, जा गाड़ी साफ कर। क्या पांचों का साथ रहना आसान हो जाएगा बेटा? गाड़ी नहीं बेटा, तो तुम बर्तन धुलवा लेना। तो अगर ऐसा है तो समझ जाइए, पांचों का साथ रहना आसान हो जाएगा बेटा। ये काम का बंटवारा प्रॉपर हो जाना, इसको कहते। क्या अनअकैडमी के सारे टीचर कह दें कि बायोलॉजी पढ़ाएंगे, पता लगे क्लास के बाहर लाइन लग रही, तू निकल मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा हुआ सबने टॉपिक बांट लिए, सब्जेक्ट बांट लिए। ऐसा कर लेने से डाइवर्सिटी बढ़ती है, स्पेशलाइजेशन बढ़ता है बेटा। तो स्पेशलाइजेशन का मीनिंग क्लियर है अब आपको? छपे तुरंत। एक्चुअली एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ना जरूरी है आज बेटा। कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं बेटा, आप आराम से बैठे रहो। आ जाओ बेटा, आ जाओ। तुम चल जाओ, पीछे चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों क्यों रोक रहे हो? इधर एनसीईआरटी की एक लाइन, सक्सेशन एंड एवोल्यूशन वुड हैव बीन अ पैरेलल प्रोसेस। ये जानना आज बहुत जरूरी है, ताकि आप घर जाके इसके बारे में सोचें। लेकिन इसे समझने के लिए मेरे शब्दों को एक के बाद एक लिंक करना पड़ेगा।
अपना ज्ञान बिल्कुल नहीं बांटना। जो आपको पहले से आता है बहुत अच्छी बात, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए बेटा। सक्सेशन और एवोल्यूशन एक पैरेलल प्रोसेस, पैरेलल प्रक्रिया रही है, आज नहीं है। आप कहें सर ऐसे कैसे, आज भी होना चाहिए। आओ बेटा समझते हैं। बात तब की हो रही है जब पहली बार हमारी अर्थ बनी थी। कुछ भी नहीं था यहां, बिल्कुल बैरन। पहली बार कोई ए यहां पर आया। किसी भी बैरन एरिया में फर्स्ट लिविंग का आना, फर्स्ट कम्युनिटी का आना सक्सेशन की शुरुआत मानी जाती है। एग्री? स्टेबल होकर, रिलैक्स होकर बैठे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ब्रेक मिल जाएगा टाइम से आपको, उसकी मत सोचे बेटा। ए, अब इस ए में एवोल्यूशन हो रहा है। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन। जब एवोल्यूशन इस लेवल पे पहुंचा कि कोई बी यहां पर आ गया, दो बातें हो सकती है, या तो ए ही बी बन गया, या ए के रहते हुए बी आ गया। कुछ भी हुआ हो, जब कोई नया आया तो एवोल्यूशन तो हुआ ही सही, सक्सेशन भी हुआ। मेरे शब्दों से एग्री बेटा? चलते चलो धीरे धीरे आगे। अब इस बी में एवोल्यूशन हो रहा है। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन जब इस लेवल पे पहुंचा कि कोई सी यहां पर आ गया, अरे दो बातें हो सकती, या तो बी ही सी बन गया, या बी के रहते हुए सी। कोई नया आया तो एवोल्यूशन तो हुआ ही सही, सक्सेशन भी हुआ। अब आप कहेंगे कि सर आप ये 3 बार क्या बोलते हो, एवोल्यूशन हो रहा है, हो रहा है। हम तो एक ही बार में समझ जाते हैं। 3 बार बोलना पड़ेगा, 3 से ज्यादा बार भी बोलना पड़ सकता है। एवोल्यूशन मतलब चेंज। वो चेंज छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। क्या हर चेंज नई स्पीसीज ला देता है? अरे चेंज जब इतना बड़ा हो जाए कि नई स्पीसीज आ जाए, तब सक्सेशन होता है। ये बात पहुंची कि नहीं बेटा? हर ई मतलब एवोल्यूशन, हर ई एस नहीं होता। आज कोई भी बच्चा ई इक्वल्स टू एस ना करे। अरे ई का मतलब चेंज, एस का मतलब सक्सेशन, न्यू स्पीसीज। क्या मैं ऐसा कह दूं कि ई का फाइनल रिजल्ट एस है? हाँ, एक दिन ई एस को लेके आएगा। एक दिन ई एस को लेके आएगा, क्योंकि ई का फाइनल रिजल्ट एस होगा। अरे पहुंच पा रहा है क्या? ई हर पल होता है, एवोल्यूशन हर मोमेंट पे होता है, सक्सेशन तब होता है जब नई स्पीसीज आती है। तो बताओ, क्या इस सी में एवोल्यूशन हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। जब इस लेवल पे पहुंचा कि कोई डी यहां पर आ गया, तो एवोल्यूशन तो हुआ ही सही, सक्सेशन भी हुआ। मान लो रे ये डी हमारी अर्थ का अब तक का सबसे स्टेबल है, तो ये डी ह्यूमन है, ये डी एंजियोस्पर्म है। क्या इस डी में एवोल्यूशन हो रहा है? क्या सक्सेशन हुआ? रुका। इस रुकने का मतलब स्टॉप नहीं है, होल्ड पर है। इस रुकने का मतलब स्टॉप, होल्ड पर है। सक्सेशन क्या हमेशा के लिए रुक सकता है? आज ही चिल्ला चिल्ला के कहा है, बायोटिक कम्युनिटीज आर नेवर स्टेबल।
जिस दिन होमोसेपियन सेपियन को रिप्लेस करके होमोसेपियन फ्यूचरिस्ट आएंगे, सक्सेशन एक बार फिर होगा। जिस दिन एंजियोस्पर्म को रिप्लेस करके कोई नया आएगा, सक्सेशन एक बार फिर होगा। तब तक के लिए एवोल्यूशन, सक्सेशन गजब हो गया। बहुत बढ़िया। आपने कहा ठीक है सर, बढ़िया, अच्छा लगा, मान लिया कि प्रिमिटिव अर्थ से लेकर आज तक एवोल्यूशन और सक्सेशन पैरेलल चलते रहे। आज एवोल्यूशन हो रहा है और सक्सेशन होल्ड पे है। अब कहानी का ट्विस्ट आ रहा है, बस बेटा ये समझना जरूरी है। आप कहेंगे कि ठीक है, लेकिन जब हम पहली बार अनअकैडमी आए तो हमने पास वाले नाले को देखा, वहां ग्रास उगी हुई थी। अब आजकल उधर से निकल के आते हैं तो श्रब भी दिखती है। नाले में तो ग्रास के बाद श्रब आ गई, नाले में तो सक्सेशन हो रहा है। फिर कैसे कह सकते हैं कि सक्सेशन होल्ड पे है? हम तो कहेंगे कि सक्सेशन चल रहा है। मेरा क्वेश्चन पहुंच गया क्या? बस ये समझ जाओ बेटा। आप देखो इधर, यही समझने वाली बात है। सक्सेशन दो तरह का होता है। सक्सेशन दो तरह का होता है। प्रिमिटिव अर्थ से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ इवोल्यूशनरी सक्सेशन है। और आज हमारी अर्थ के किसी नाले, किसी चट्टान, किसी एरिया में जो हो रहा है वो इकोलॉजिकल सक्सेशन है। याद रख लेना, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन एवोल्यूशन नहीं है। मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट पहुंचे तो ही हां भरना बेटा, वरना मना कर देना। इकोलॉजिकल सक्सेशन में आने वाली हर एक स्पीसीज वो है जो पहले कभी अर्थ पे आ चुकी है। इकोलॉजिकल सक्सेशन एवोल्यूशन, अरे उस एरिया में तो इसलिए आई है क्योंकि उस एरिया का एनवायरनमेंट उसको फेवर कर रहा है। क्या नाले की ग्रास में एवोल्यूशन होके श्रब बनी? नाले में मिट्टी बढ़ गई इसलिए श्रब आई है। क्या क्रस्टोज लाइकेन में एवोल्यूशन होके फोलियोज आया? ना, अरे चट्टान टूटी तो फोलियोज आया है। क्रस्टोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन, मॉस, हर्ब, श्रब, ट्री, कोइंसिडेंटली एवोल्यूशन लग रहा है नहीं। हर बार क्रस्टोज के बाद फोलियोज ही आएगा क्या जरूरी है क्या? एक बार की बात है, चट्टान पे क्रस्टोज लाइकेन आए ही थे बेचारे, कुछ किया भी नहीं, मतलब ऑर्गेनिक एसिड भी सिक्रीट नहीं किया। अचानक बाढ़ आ गई, बाढ़ सब बहा के ले गई। चट्टान पर इतनी इतनी मिट्टी जम गई। फोलियोज उगेगा कि ग्रास? क्या हर बार क्रस्टोज के बाद फोलियोज ही आए क्या जरूरी है क्या? इकोलॉजिकल सक्सेशन एवोल्यूशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन में आने वाली हर एक स्पीसीज वो है जो पहले कभी अर्थ पे। बस मेरे एक बात का आंसर दे दो बेटा, चलते हैं फिर। नाले की ग्रास, नाले की श्रब में क्या एवोल्यूशन हो रहा है? हो रहा है। एवोल्यूशन कभी रुकता नहीं है, हर पल पर है, हर मोमेंट पे है। लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है कि नई स्पीसीज लेके आ जाए। जिस दिन वो इतना बड़ा हो गया कि नई स्पीसीज आ गई, ये आगे बढ़ जाएगा। इसको रोका कब था? होल्ड किया था। अरे पहुंचा कि नहीं? तो फिर अगले एपिसोड में आते ही मैं दो स्टेटमेंट बोलूंगा, उनका आंसर आना चाहिए। फिर इसके बारे में सोचना है आज घर जाके। जाओ